हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पावर सिस्टम टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपने इसके पहले के प्रीवियस सेशन जो हमने सुपर एमसीक्यू पे बनाए वो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। वहाँ पे हमने जो सारे 10 सेशन जो है इंपॉर्टेंट हमने बनाए वो आप जाके देख सकते हो। हमारा कॉन्सेक्यूटिव 11 नंबर का सेशन है जिसमें हम लोग पावर सिस्टम के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट हमने जो प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था, जो हमारा पीएलसी के ऊपर सेशन एक हमने लिया था, 10th नंबर का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल जेईई में पीएलसी के ऊपर 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करके देख सकते हो, या फिर आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड भी इसके करा देता हूँ। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के ऊपर जो हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लैडर डायग्राम। यहाँ पे जो लैडर डायग्राम गिवन है पिक्चर में, ये कौन से लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, और सारे जो कॉन्सेप्ट्स है इस सेशन में हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सेम हमने लैडर लॉजिक, नैंड लॉजिक हमने एक्सप्लेन किया इस पीएलसी वाले इस सेशन में। तो उसको अगर आपको समझना होगा तो इस सेशन में आप जाके देख सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नैंड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें दिया है, उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है एसके एडिटिंग एंशियंट, देवेंद्र सिंह, आदिल लतीफ़, प्रमोद पाटिल, गौरव सिंह, प्रवीण साहू, अमन द्विवेदी, रनसिंह राजस्थान, इट्स इलेक्ट्रिक एंड प्रिया झा। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू वर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दिस पीपल जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया, बट आई हैव कंसिडर्ड ओनली टॉप 10 स्टूडेंट। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। बी एज फास्ट एज पॉसिबल। जो आप टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे, अर्ली 10 स्टूडेंट्स, उनका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँगा। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल एज वेल। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको यूपीपीसीएल जेईई का एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं पता होगा तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, 150 क्वेश्चन टेक्निकल 150 मार्क्स के लिए। अगर आप सही करके आते हैं तो +1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो -2.5 मार्क्स जो है आपके काट दिए जाएंगे। ठीक है, हर गलत क्वेश्चन के लिए। तो ये इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको आपकी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना होगा। जनरल अवेयरनेस की भी जो सीरीज़ है हमारी सुपर एमसीक्यू सीरीज, अभी तक के 7 सेशन हो चुके, हमने हमारे चैनल कोची 5 पे ऑलरेडी अपलोड करा दिए। अगर आपको इसको आपने इस सेशन को नहीं देखा होगा तो इसके भी लिंक में जो है आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, सुपर एमसीक्यू सीरीज हमारी जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी शुरू है हमारे चैनल कोची 5 पे, जहाँ पे हम आपको नॉन टेक्निकल के सेशंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोग ट्राई करें कि आपको जल्दी से जल्दी रीजनिंग का जो मैराथन सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट आप एक ही सेशन में आपके जो 20 क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच लाइटिंग स्ट्रोक इज मोस्ट डेंजरस। इसमें से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक जो है डेंजरस रहता है? डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द ग्राउंड वायर, डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन कंडक्टर, इनडायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द कंडक्टर, या फिर डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द टावर टॉप। तो ध्यान में रखिएगा, अगर लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो वो उसमें से कौन सी ज़्यादा डेंजरस रहेगी? अगर लाइटिंग होती भी तो इसमें से केस में से कौन सी ज़्यादा डेंजरस उसको मानी जाएगी? अगर हमारा डायरेक्ट स्ट्रोक आता है हमारे लाइन कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लाइन कंडक्टर और ग्राउंड कंडक्टर दोनों भी यहाँ पे गिवन है। अगर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक आता है हमारे लाइन कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, तो एक्सट्रीम जो ट्रैवलिंग सर्जेस है वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं बता दूँ, अगर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक आपके जो लाइन कंडक्टर के ऊपर आता भी है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हाई वोल्टेज जो पल्सेस रहते हैं, इन हाई वोल्टेज पल्सेस के कारण हमारे सिस्टम को डैमेज पहुंच सकता है। ठीक है, तो काफ़ी एक्सट्रीमली हाई स्टीपनेस वाले जो ये हाई वोल्टेज सर्जेस जो है इस लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण हमारे प्रोड्यूस होते हैं लाइन कंडक्टर के ऊपर। तो ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन अ ट्रांसमिशन लाइन जनरली द वायर यूज्ड एज। जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में वायर यूज़ करते हैं वो कौन से रहते हैं? ACSR रहते हैं, कॉपर वायर्स रहते हैं, आयन वायर्स रहते हैं, या फिर एल्यूमिनियम वायर्स रहते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड वायर जो है इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको डिस्कस करा है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। एक तो ACSR कंडक्टर या फिर इसके जो टाइप्स रहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए, अगर आपको मैं बता दूं, इसके अगर लेयर्स को भी अगर आपको काउंट करना होगा, नंबर ऑफ लेयर्स का, उसका भी एक फॉर्मूला रहता है, वो है हमारा n = 3x² - 3x + 1। हालांकि हमने SSC जेईई की क्लास में सेम क्वेश्चन आपको कराया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको
जितने नंबर ऑफ लेयर्स है, जैसे 2 लेयर का हो गया, ये हमारा 1 2 3 4, इस तरीके से जो लेयर्स रहते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर के जो कंडक्टर्स है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल कंडक्टर हो गया, उसकी सराउंडेड कंडक्टर, अगर हमारी लेयर्स इंक्रीज होती है तो हमारे कंडक्टर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, ये अगर आपको स्ट्रैंड्स काउंट करना होगा तो इसका भी फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x+1, ध्यान में रखिएगा। ओके, और अगर आपको डायमीटर कैलकुलेट करना होगा तो वो हो जाएगा d इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू डी। x क्या है हमारा, नंबर ऑफ लेयर्स इन अ कंडक्टर, x जो आते हैं हमारी लेयर्स। ओके, जैसे इस केस में 2 लेयर का ये हो जाएगा, ध्यान में रखिए, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, तो यहाँ पे 7 कंडक्टर्स, यहाँ पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, आपका ये जो n है, नंबर ऑफ स्टैंड जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 लेयर को भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ एल्यूमिनियम कंडक्टर किस तरीके से होते हैं ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग। बेसिकली वी कैन कैटेगराइज दिस एज एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। एक तो सॉलिड होता है, हॉलो, स्टैंडर्ड। ठीक है, सॉलिड एक कंप्लीट सॉलिड पीस है एल्यूमिनियम का। हॉलो दैट मीन्स यहाँ से अंदर हॉलो है कंप्लीटली, ये हॉलो कंडक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड कंडक्टर से, यहाँ पे छोटे छोटे स्टैंड्स है। ठीक है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं हमारे स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करने के। AAC दैट मीन्स ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AAC ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर होते हैं हमारे। ACSR दैट मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स हो गए। ठीक है, ACSR कंडक्टर हमारे ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या रहता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर रहते हैं और इसको बीच में स्टील की रीइंफोर्सिंग रहती है। ठीक है, ACSS क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सुपर सपोर्टेड। ACCR हो गया एल्यूमिनियम कंपोजिट कोर रीइंफोर्स, और ACCC हो गया एल्यूमिनियम कार्बन कंपोजिट कोर। ये ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हमारे पास ACSR कंडक्टर में डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स रहते हैं। ठीक है, 300 एम्पियर्स के लिए, 480 एम्पियर्स के लिए। ठीक है, इसको हम लोग कंपैरिजन में इस तरीके से कहते हैं, दैट मीन्स डॉग, पैंथर, जीब्रा एंड मूस। इसके डॉग, पैंथर, जीब्रा एंड मूस के जो टाइप के ACSR कंडक्टर है, इसकी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी, ये टेबल आप ध्यान में रखिएगा। जैसे डॉग का है 300, पैंथर का है 480, जीब्रा का है 735 एंड मूस इज द हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटर ACSR कंडक्टर जिसका है 800 एम्पियर्स का। ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, जो और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल्स है ये भी आपको मेंशन करके ध्यान में रखना। ये देखिए इतना टेबल है, आप एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, ये है हमारे टाइप ऑफ ACSR कंडक्टर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग फीडर। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, काफ़ी बार कॉमन से क्वेश्चन, हम लोग काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर हम लोग फीडर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे मेन कंसिडरेशन कौन सा रहता है हमारा, कि किस चीज़ के ऊपर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं इस फीडर को। मान लिया अगर आप फीडर को डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पैरामीटर कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी फीडर के लिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा पूछा जाता है तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन अगर डिस्ट्रीब्यूटर का आया तो वोल्टेज ड्रॉप आप करेक्ट आंसर मार्क करके आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा फीडर क्या है हमारा, ये हमारे हाई करंट कैरी करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर द विद इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा सैग के ऊपर क्या फ़र्क होगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, सैग या फिर यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सैग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, S इज इक्वल टू WL²/8T। ठीक है, तो दैट मीन्स S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, दैट मीन्स अगर हमारा यहाँ पे जो T दैट मीन्स ये जो हमारा टेंशन है, ठीक है, इट्स नॉट अ टेम्परेचर, टेंशन इन द कंडक्टर है। W जो है हमारा, ये हमारा वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, और L जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स है। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारा जो लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू फिजिक्स प्रॉपर्टी, और स्ट्रेस जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सैग किसको हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर 2 पोल्स है यहाँ पे, एक आपने कंडक्टर सपोर्ट करके रखा है, आपको बताओगा समर में इसको एक परमिसिबल एक टॉलरेंस एक हमारा गिवन रहता है इस सैग के लिए। ठीक है, अगर आपको पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो मेटल है वो एक्सपांड होता है, उस एक्सपांशन के कारण जो हमारा सैग थोड़ा बढ़ सकता है।
ओके। और रिवर्स केस होती है हमारी विंटर्स में, सैक इसका कम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उस केस में हमारा लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट स्ट्रेस जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। A power insulator has a 4 unit. The voltage across a bottommost unit is a 33% of the total voltage. The string efficiency is 100%। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? ओके, तो ध्यान में रखिएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला का भी आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, ठीक है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क, जितने नंबर ऑफ डिस्क यहाँ पे हमने लगा के रखे इंसुलेटर्स में, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट टू द कंडक्टर, जो नियरेस्ट टू द कंडक्टर रहता है, ठीक है, इसका जो वोल्टेज है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इससे हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे 4 यूनिट है, ओके, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारे पास कितना है? दैट मीन्स हमारे पास एक रेशियो गिवन है उल्टा, जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट 33% ऑफ द टोटल वोल्टेज है। दैट मीन्स हमारे पास रेशियो क्या है? वी नॉट, ओके, अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं इस फॉर्मूला को, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट ऑपरेटिंग वोल्टेज एन इंटू वी सी, ठीक है। तो वी नॉट अपॉन वी सी क्या है हमारे पास? 0.33, करेक्ट। 33% से 100 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते तो डेसिमल में आ जाएगा 0.33। एन का वैल्यू कितना है हमारे पास? 4 है, ठीक है। तो एन स्ट्रिंग एफिशिएंसी का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 0.33 इंटू 100। ध्यान में रखिएगा, ये इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 1/3 मतलब कितना होता है? 0.33, करेक्ट, 0.33। ओके, हम लोग इसको 1/3 भी लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग इरेज करके 1/3 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 इंटू 100, ठीक है। इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? 75%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी 75% है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे इस फ्रैक्शन, इस परसेंटेज की वैल्यू में गिवन था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कवर कराया, ठीक है। कॉमनली आपको एक ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया रहता है, नंबर ऑफ डिस्क दिया रहता है। एक तो आपको वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट डिस्क पूछा जाता है, या फिर ऑपरेटिंग, आपको एक तो एफिशिएंसी दी जाती है ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालने के लिए, या फिर नंबर ऑफ डिस्क, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ निकालने के लिए पूछी जा सकती है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट टू द डिस्क। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। स्टेबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय, ध्यान में रखिएगा, स्टेबिलिटी जो है हमारे पावर सिस्टम की कौन से फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती है? रिएक्टेंस से भी इफेक्ट होती है, लॉसेस से इफेक्ट नहीं होती है, रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर से भी इफेक्ट होती है, और आउटपुट टॉर्क पे भी हमारा स्टेबिलिटी जो है सिस्टम की इफेक्ट होती है। तो लॉसेस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, ध्यान में रखिएगा, लॉसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिस्टम अनस्टेबिलिटी, कोई भी फॉर्मेट में, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर एंड आउटपुट टॉर्क ये काफ़ी बड़े रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट एम्प्लॉयज द रैंकाइन साइकिल? रैंकाइन साइकिल इसमें से कौन से पावर प्लांट यूज़ करता है? न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर या फिर थर्मल? 100% एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। ये हमारा थर्मल पावर प्लांट में हमारे रैंकाइन साइकिल रहता है। ये चार्ट को आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। रैंकाइन साइकिल हमारे थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, ब्राइटन साइकिल हमारे गैस टर्बाइन में, बाइनरी वेपर साइकिल जियोथर्मल में, एंड ऑटो साइकिल एसआई इंजन में ये रहता है। ये साइकिल्स और इसके एप्लीकेशन बेसिकली डिप्लोमा लेवल पे ये सेम क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग रैंकाइन साइकिल रहते हैं। ये चार्ट भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। मैंने इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट ना करते हुए आपको एक सिंपली चार्ट प्रोवाइड करा दिया, सो दैट आप इसको पढ़ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ये रैंकाइन साइकिल भी ध्यान में रखिएगा, और ब्रेटन साइकिल हमेशा पूछा जाता है, ओके। पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन कंसिस्ट ऑफ, पावर फैक्टर करेक्शन हमें क्यों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? देखिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट रहते हैं। एक तो साइज ऑफ कंडक्टर जो है हमारी, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है अगर हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। पावर फैक्टर कुछ ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक कंडक्टर डिफाइन कर लिया, ठीक है, इसमें से अगर एक्टिव पावर आप ट्रांसमिट कर पा रहे हो, ठीक है, रिएक्टिव पावर बढ़ने के कारण इसकी ओवरऑल जो
ये रहती है ट्रांसमिशन कैपेसिटी, वो हमारी कम हो जाती है। और काफ़ी सारे पावर फैक्टर के हमारे जो एडवांटेजेस है, ओके, क्योंकि रिएक्टिव पावर इज़ ए यूजलेस पावर, हम लोग जनरली ऐसा कहते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास रेक्टिफायर रहते हैं, इन्वर्टर्स रहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर्स रहते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर रहते हैं। देखिए सिंक्रोनस कंडक्टर हमारी एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, जो हम लोग नो लोड पे रन करते हैं, ठीक है, नो लोड पे हम लोग इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके भी एज अ यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए थ्री फेज सिस्टम इज गिवन एज, जो हमारा रेटेड वोल्टेज रहता है थ्री फेज सिस्टम का, ये कौन सा रहता है? आरएमएस फेज वोल्टेज रहता है, आरएमएस पीक फेज वोल्टेज रहता है, आरएमएस लाइन टू लाइन रहता है, या फिर पीक लाइन टू लाइन वोल्टेज रहता है। तो आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारा रहता है। ध्यान में रखिएगा, जो भी रेटेड वोल्टेज रहता है हमारे सिस्टम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। ओके, what is the reserve capacity if the maximum demand of the generation of a power is 50 megawatt, the load factor of the plant is 60% and the plant capacity is 50%। ठीक है, एक पावर सिस्टम का हम लोग एक नेक्स्ट सेशन जो लेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड, हमारे पास लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, मैंने एक काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, उसमें मैंने ये चीज़ें देखी थी। उसकी अब चिंता ना करें, हमारे नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग पावर फैक्टर से रिलेटेड जो हमारे लोड फैक्टर है, जनरेशन से फैक्टर जो रहते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। और जो मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड, लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमको कवर करा दूंगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीपीसीएल जेईई के लिए आप अगर एक बुक लेके बैठोगे और उसको कंप्लीट रीड करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपको सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, काफ़ी बेस्ट अप्रोच है, आपको एक एग्जामिनेशन के लिए बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन, आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके पास है, ठीक है, आप क्या करिएगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो अगर आपने एक मशीन्स का एक टॉपिक उठा लिया, इसमें से आप टॉप 50 क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप कवर करके चलेगा। ऐसे इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज आपको सिलेक्ट करना होगा, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स जैसे डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है, उस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे तो आपको यूपीपीसीएल जेईई को क्रैक करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ध्यान में रखिएगा, अगर एक कंप्लीट बुक रीड कर लेते तो काफ़ी बार ऐसे चांसेस होते हैं हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन पे रहते हैं हमारे पास हम लोग, ठीक है, एग्जामिनेशन में, और उसमें से हम लोग जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा गलत हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, यही हमारी स्ट्रेटेजी, यही इस तरीके से ही एग्जामिनर पेपर सेट करता है कि आपको 2 ऑप्शंस तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो 2 ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास वो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखते हैं। यही क्या होता है, जब हम लोग ये कंप्लीटली बुक ले लेते हैं, उसमें से मान लो हमारे 15,000 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। बोलने के लिए तो 15,000 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें से कितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप ग्रैब कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे सेशंस में आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जो पर्टिकुलर टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हमने पीएलसी का सेशन लिया, उस तरीके से आपका सिलेक्टिव अप्रोच रहना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, अंडरस्टैंडिंग इज द की, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो ही जाके आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हो तो आपको इतने 15,000 एमसीक्यूज और नंबर ऑफ एमसीक्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे सेशन में आपने देखा होंगे, मैं मैक्सिमम 30 to 40 क्वेश्चन ही आपको कवर करा देता हूँ, लेकिन उसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें एक सेशन में, अगर हम लोग मान लो 4 to 5 अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हम लोग एक ही सेशन में 150 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते थे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप कंप्लीटली बुक को रटिफिकेशन करोगे तो वो उससे काम नहीं बनने वाला है। ध्यान में रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट जो है आपके वो क्लियर करेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको मैं 100% बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता यूपीपीसीएल जेईई के अंदर, ठीक है। सिलेबस लेके बैठिएगा, एक सिंपल बेसिक सिलेबस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सिलेबस है, आपका जो डिप्लोमा का जो AICTE अप्रूव्ड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक जो बेसिक सिलेबस रहता है वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके जो जेईई के एग्जाम दे रहे हो तो आपके कौन से ग्रेजुएशन पे बेस्ड है, डिप्लोमा बेस्ड है, और आपको कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाने वाले, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते तो एक काम करिएगा, आप एक टॉपिक लीजिएगा,
ठीक है। अगर आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए उसका फ्रेमवर्क देखो, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए, उसी तरीके से आप ट्राई करो कि आपके पास जो भी कोई बुक होगी उसमें से आप क्वेश्चंस को एमसीक्यू को ट्राई करो रीड करने का और उसको सॉल्व करने का। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तो उससे काफ़ी बात बनती है। अगर आप सिंपली यू विल स्टार्ट इफ यू स्टार्ट गोइंग रीडिंग ऑन द क्वेश्चंस, लाइक अगर आप 15,000 या फिर 10,000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू की बुक अगर आप रीड करना चालू करते, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करोगे, बट वो जो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन एज इट इज एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आप कन्फ्यूजन होकर काफ़ी ज़्यादा मार्क आपके लूज हो सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट सिलेक्टिव अप्रोच रहती है आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ध्यान में रखिएगा, मैं बता दूं 100 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, मान लो कि एग्जामिनेशन है 100 क्वेश्चन का, ये काफ़ी मैं बेस्ट टिप आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चंस अगर आप एक स्टूडेंट ने सॉल्व किए और एक स्टूडेंट ने सॉल्व किए ओनली 65 क्वेश्चंस, जो कि एक्यूरेट है। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट ने सॉल्व किए 16 इनएक्यूरेट। ठीक है, 16 इनएक्यूरेट सॉल्व हो गए, 80 अटेम्प्ट करके है, बट आपने 65 ही क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करके। अब इस 80 में से अगर आप लोग 16 माइनस करते तो हमारे पास कितने आते, यहाँ पे 10 में से गया 4, यहाँ पे 6, हमारे पास कितने बचेंगे 64। ओके, 7 - 1 64, 64 क्वेश्चन ही उसके करेक्ट रहे। बट ध्यान में रखिएगा, इस 16 इंटू 0.25 करते हो। ओके, अगर ये 16 क्वेश्चन जो है हमारे गलत हो गए, लेकिन इसके लिए आपको -2.5 मार्क्स की पेनल्टी तो लगेगी, तो अगर 16 इंटू 0.25 करते तो यहाँ पे 4 मार्क्स। ठीक है, मतलब इस स्टूडेंट को कितने मिले, 64 - 60, 60 ही मार्क ये अटेम्प्ट कर पाया। और आपने देखा होगा, अगर इस स्टूडेंट को 65 क्वेश्चन मिलते तो 4 से 5 मार्क के बीच में ही थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं। ठीक है, यही आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है, ठीक है, ओनली 95%, सिर्फ आप 5% रिस्क लेके आएगा। अगर आप क्लोज टू श्योर हो कि ये क्वेश्चन करेक्ट है, तभी आप इसको मार्क करके आएगा। अगर आप गलत हो जाते हो तो आपके इस तरीके से मार्क्स आपके लूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके अच्छी तरीके से, तो वही अटेम्प्ट करिएगा। मैं आपको 100 क्वेश्चन के रेफरेंस से बता रहा हूँ, हालांकि इसमें 150 क्वेश्चन का एक सिलेबस रहता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लालच में आप पढ़ोगे तो उससे आपका नेगेटिव क्वेश्चंस नेगेटिव होने के कारण आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी पीछे आ जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही बेस्ट अप्रोच रहता है, और यही हम लोग छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग मिस आउट कर देते हैं, और उसके कारण हमारा काफ़ी सिलेक्शन जो है वो डिले हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको सिलेक्टिव और बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताई इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, या फिर बाकी हर कोई एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। आप सिर्फ क्वेश्चंस को MCQs जो है रहते हैं, ठीक है, उसको करिएगा मत, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आप डेवलप करिएगा। ठीक है, स्टार्ट अगर आपने बेसिक से किसी चीज़ के लिए शुरुआत की है, ठीक है, उसके पहले अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल से पढ़े तो उसके बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इससे जो फैक्टर्स रहते हैं जिस तरीके से चेंज होते हैं, अगर आप लोग R = ρ/L/A लिखते हैं, ठीक है, इससे क्या क्या डिपेंडेंसी होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके वेरिएशंस क्या रहते हैं, अगर आपने फॉर्मूला ले लिया इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस को क्लियर करते हो, तो आपके दोनों में कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन होती है, और यही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये जो दी गई जानकारी है, जो दिया गया सजेशन है, आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप क्वेश्चन से भी सॉल्व कर लेते हो तो अगर आप वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट फ्रॉम बेसिक अगर हम लोग एक थंब रूल लेके चले फ्रॉम कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से, अगर ये सारी चीज़ें डिस्कस करें तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिएगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको डेफिनेटली एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको किस तरीके से कौन से फ्रेमवर्क में पूछे गए, और वहाँ से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ जनरेशन ऑफ अ पावर इज 50 मेगावाट, लोड फैक्टर ऑफ अ प्लांट इज 60% एंड द प्लांट कैपेसिटी इज 50%। प्लांट कैपेसिटी हमारे पास 50% है, लोड फैक्टर है हमारे पास 60%, और मैक्सिमम डिमांड जो है पावर जनरेशन की वो हमारे पास 50 मेगावाट की। ओके, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे, वो है हमारे पास एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ओके, एवरेज डिमांड हमारे पास फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड हमारे पास गिवन है, लोड फैक्टर भी गिवन है 60% का, तो 60% को हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.6 आ जाएगा। 0.6 इंटू अगर हम लोग मैक्सिमम डिमांड कितनी है हमारे पास 50 कर लेते। ओके, तो हमारे पास 30 मेगावाट ये मैक्सिमम डिमांड आ जाती है। ठीक
ठीक है, ये हमारी एवरेज डिमांड आ जाती। ये क्या हो जाएगा, ओके। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारे पास इसलिए गिवन है कि हम लोग प्लांट की कैपेसिटी निकाल पाए, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज डिमांड को हम लोग, ओके, प्लांट कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज डिमांड आएगी हमारे पास 30 मेगावाट का, और हमारे पास प्लांट कैपेसिटी कितना है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 60 मेगावाट, ओके। 60 मेगावाट हमारे पास प्लांट कैपेसिटी है, ओके। क्योंकि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारे पास 0.5, तो यहाँ से हमारे पास प्लांट कैपेसिटी हमें निकाल के एवरेज डिमांड को हमने प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से यहाँ से डिवाइड करके निकाल लिया 60। तो अब सिंपल है, रिजर्व कैपेसिटी निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 60 मेगावाट की है, माइनस आप इसमें से 50 जो है हमारा मैक्सिमम डिमांड माइनस कर लेते, तो हमारे पास 10 मेगावाट का इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था बाय द वे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए आपको इसमें से क्या पता लगा कि हमारे पास अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और आपको लोड फैक्टर, ये जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर रहते थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी बेसिक से रहते हैं। देखिए मैं बता दूं, जो क्वेश्चंस के आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है ये इस तरीके से सेट की जाती है एग्जामिनर के द्वारा कि आप उसको इजीली विदाउट कैलकुलेटर अप्रोच कर सको, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल व्हाट विल बी इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात की, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए करके मत आना, गलत हो जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में कोई तो भी बार हमने एक कवर किया था। उसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस और जो हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस रहता है वो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कन्फ्यूजन किया था, और विदाउट गोइंग थ्रू दैट इंसुलेशन रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला वो डिफरेंट होना चाहिए। बट ध्यान में रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ओके। और वो होता है हमारा आर इज इक्वल्स टू रो ट्वाइस पाई एल नेचुरल लॉग ऑफ R2 बाय R1, ओके। R2 क्या है हमारा, रेडियस ऑफ आउटर लेयर, ओके। और R1 का वैल्यू क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ कंडक्टर, ओके। L क्या हो गया, हमारी लेंथ हो गई, और रो क्या हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो अगर हम लोग लेंथ जो है वायर की डबल कर देते हैं, ओके, ये लेंथ जो हमारे डबल कर देते तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा 50% से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा 50% से डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू फेरेंटी इफेक्ट में भी ध्यान में रखिएगा। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो लाइटली लोडेड रहता है, ठीक है। उस केस में हमारा जो रिसीविंग एंड स्टेशन है इसका वोल्टेज जो है हमारे सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के कारण जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है VS माइनस VAR अपॉन VR ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इसीलिए हमारा जो रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव चला जाता है फेरेंटी इफेक्ट में, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज है वो हमारे सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा जाता है ड्यू टू नो लोड कंडीशंस, ठीक है, नो लोड या फिर लाइटली लोडेड कंडीशंस में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए नेगेटिव। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट इज नोन एज। जितना टाइम हमारे फ्यूज को लगता है करंट को इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी कट ऑफ फैक्टर, ओके। जो डिफरेंट रेटिंग्स है यहाँ पे हमारे पास करंट रेटिंग, फ्यूजिंग करंट, कट ऑफ फैक्टर और फ्यूजिंग फैक्टर, ये ध्यान में रखिएगा। करंट रेटिंग क्या आता है, इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच फ्यूज एलिमेंट और फ्यूज वायर मेल्ट। करंट रेटिंग क्या होता है, जितना मिनिमम हमारा करंट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जिस पे हमारे मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं करंट रेटिंग। फ्यूजिंग करंट क्या है, इट इज मोर देन द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, हेंस द करंट एट विच फ्यूज एलिमेंट मेल्ट इज नोन एज फ्यूजिंग करंट। ये इसको हम लोग कहते हैं हमारा फ्यूजिंग करंट कंप्लीटली मेल्ट हो जाना, ओके। कट ऑफ फैक्टर क्या हमारा, टाइम टेकन बाय फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट, ओके। फ्यूजिंग फैक्टर है हमारा रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। ये फ्यूजिंग फैक्टर भी हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। व्हाट विल बी द रिएक्टिव पावर इन द पावर ट्रायंगल शोन बिलो। 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें रिएक्टिव पावर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारे पास पावर ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे बेस में हमारे पास 500 वाट, ओके। हाइपोटेनस यहाँ पे हमारे पास पता नहीं, और यहाँ पे एंगल गिवन है
60 डिग्री का। ओके, तो इस केस में हमारे पास Q दैट मीन्स रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा 500 इंटू tan ऑफ 60। ओके, वो हो जाएगा 0. यहाँ पे 866 VAR लैग। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल्स टू, जो मेकिंग कैपेसिटी रहती है सर्किट ब्रेकर की हमेशा ज़्यादा रहती है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी से, तो वो रहता है हमारा 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी के डिपेंडेंट आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। मेकिंग करंट हमारे पास है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया, द मेकिंग करंट ऑफ अ 3 फेज ब्रेकर विद अ रेटिंग ऑफ 2000 MVA 33 kV विल बी व्हाट। तो हमारे पास ब्रेकिंग करंट हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। आई विल बी इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ एस अपॉन √3 इंटू वी विल बी इक्वल्स टू 2000 इंटू 10⁻6 अपॉन √3 इंटू 33 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 35 किलो एम्पियर। ये ब्रेकिंग करंट हो गया, इसको हम लोग 2.55 टाइम्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो 35 इंटू 2.55 ये हमारा आ जाएगा 89.22। अप्रॉक्सीमेट लेके चलिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और 70 प्लस यहाँ पे अगर 35 को हम लोग ऐड करते दैट मीन्स 17, अगर हम लोग इसमें ऐड करते 17 टू ज़ा लाइक 34, इसमें 17 भी ऐड करते तो हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली 7, 8, 87, 89 ये ऐसा इस टाइप के अप्रॉक्सीमेशंस लेके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी, इसमें से कौन से इक्विपमेंट में, पावर सिस्टम इक्विपमेंट में करंट रेटिंग हमारी ज़रूरी नहीं रहती। तो हमारा रहता है आइसोलेटर, क्योंकि हमारे नो लोड पे ये ऑपरेट होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा कौन सा ऐसा स्विचिंग डिवाइसेस है, ठीक है, या फिर स्विच गियर है जो नो लोड पे ऑपरेट होता है, हमारा आइसोलेटर ही नो लोड पे ऑपरेट होता है, इसलिए इसकी करंट रेटिंग कोई नेसेसरी नहीं रहती है। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A balanced 3-phase 3-wire supply feeds a balanced star connected resistors. If one of the resistors is disconnected, then the percentage of reduction in load is। अगर हमारे पास बैलेंस्ड 3-phase 3-wire सप्लाई जो कि फीड कर रहा है स्टार कनेक्टेड लोड को, ठीक है, इसमें से एक जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, उस केस में हमारे पास परसेंटेज रिडक्शन इन लोड क्वेश्चन में पूछा गया, तो क्या हो जाएगा P विल बी इक्वल्स टू V² अपॉन ट्वाइस ऑफ R। ओके, ध्यान में रखिएगा, दैट मीन्स पावर इन वन रेजिस्टेंस अगर हम लोग रिमूव करते हैं स्टार में तो क्या हो जाएगा P1 विल बी इक्वल्स टू V1² अपॉन ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, तो पावर इन ऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट P2 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V1 इंटू √3 का होल स्क्वायर इंटू 1/R। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे VL²/R, दैट मीन्स कितना हो जाएगा हमारा हाफ से रिडक्शन हो रहा है 50%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन अ स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर द शंट कैपेसिटर कैन बी डिक्रीज यूजिंग, जो स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर से हमारे पास रहता है उसमें हमारे पास जो शंट कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है वो किससे हम लोग डिक्रीज कर सकते थे, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसमें से जो 4 स्टेटमेंट गिवन है ये हमें करेक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो ग्राफाइट है यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोड, कूलेंट, मॉडरेटर या फिर फ्यूल करके पूछा गया, तो ग्राफाइट एज अ फ्यूल तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि हम लोग यूरेनियम यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ग्राफाइट हम लोग एज अ यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। ओके, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ग्राफाइट हमारा मॉडरेटर में रहता है जो हम लोग कंट्रोल करते हैं चेन रिएक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, चेन रिएक्शन इससे कंट्रोल करते हैं। और हेवी वाटर हम लोग एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, हेवी वाटर एज हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं। यूरेनियम 235 एज हम लोग इसमें फ्यूल यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान में रखने को। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारे कंट्रोल रॉड रहते हैं वो हमारे कैडमियम के रहते हैं, कैडमियम या फिर बोरॉन के। ओके, ये हमारे कंट्रोल रॉड रहते हैं हमारे कैडमियम बोरॉन के। ये 2-3 भी चीज़ें जो हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, HT केबल्स आर जनरली यूज्ड अप टू, हाई टेंशन केबल हमारे कितने वोल्टेज लेवल तक हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 kV। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको कन्फ्यूजन करते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, लो टेंशन अप टू 1
1000 दैट मीन्स 1000 वोल्टेज तक। ओके, हाई टेंशन है तो अप टू 11 केवी, सुपर टेंशन है तो 22 से लेके 33 तक हम लोग किलो वोल्ट तक सुपर हाई टेंशन के अंदर जो केबल्स आते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स में 33 से लेकर 66 केवी, सुपर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल दैट मीन्स एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल जो हम लोग बियॉन्ड 132 केवी ये यूज़ करते हैं। केबल की बात करें, ध्यान में रखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है? आपको देखते ही पता लग गया होगा, इसमें ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 222 केवी इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपने कुछ ट्रांसमिशन टावर्स देखे होंगे, अगर इसके वेरियस स्ट्रक्चर रहते हैं, आप इसको देखते ही पता कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो हमारा 1200 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। ये अगर आपको कहीं पे देखा तो आपको ये 765 केवी ट्रांसमिशन का टावर है। यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा, ये हमारा 400 केवी ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, इसका जो पोस्ट है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी। ठीक है, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो नहीं किया है दोनों चैनल के, कोचिफा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के, तो प्लीज़ उसको फॉलो करेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग से पोस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा जो हमारा रेगुलेशन हम लोग बेस्ट मानते हैं? तो है हमारा 2%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जनरली तो 0 ही होना चाहिए, बट इट इज़ इन प्रैक्टिकल ये हमारा 0 नहीं रहता। हमारा 2% अगर हमारा रेगुलेशन है तो हम लोग उसको बेस्ट करके कंसिडर करते हैं। द चार्जिंग करंट इन अ केबल, जो चार्जिंग करंट रहता है हमारे केबल में वो क्या करता है? लैग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से, लैग करता है वोल्टेज को 180 डिग्री से, या फिर लीड करता है। तो ध्यान में रखिएगा, इट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जो एयर है, ओके, ये जो एयर है ये एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम करके काम करता है बिटवीन टू कंडक्टर। जब हमारा वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, दो कंडक्टर है मान लो, और यहाँ पे एयर सराउंडेड है, ठीक है, ये दो कंडक्टर्स यहाँ पे, ओके, इसके बेस में जो एयर रहता है एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम करके काम करता है। और जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा चार्जिंग करंट इसमें से फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा लीड करता है 90 डिग्री से बाय वोल्टेज को। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक ब्लोअआउट कॉइल्स आर जनरली यूज्ड इन, मैग्नेटिक ब्लोअआउट कॉइल से हम लोग किस में यूज़ करते हैं? ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में, एयर ब्रेक सर्किट में, या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट में। तो हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में मैग्नेटिक ब्लोअआउट कॉइल से उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैग्नेटिक ब्लोअआउट कॉइल से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पावर सिस्टम। आज के सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन का जो रहेगा हमारा पावर सिस्टम का, उसमें हम लोग हमारे जनरेशन के जो फैक्टर्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करेंगे 100%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ एसी कंटेंट प्रेजेंट इन अ डीसी आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज गिवन बाय। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में होगा। आपको हमारे नए चैनल कोचिफाई को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। जनरल एमएनएस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल के हमारे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइज।